नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक चेहरा, सीनियर लीडर, एक ऐसा नाम जो अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, चुनावी माहौल बनने लग गया है, पोस्टर वार शुरू हो गया, लगातार पोस्टर आ रहे हैं कि ये इनके भ्रष्टाचार है, इनका भ्रष्टाचार। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? सवाल इस बात का है, राजनीति में मतभेद होते हैं, लेकिन इस तरह का मनभेद होकर इससे एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। लेकिन जहाँ तक मान्यता है कि कमलनाथ जी के खिलाफ और शिवराज सिंह जी की सरकार के खिलाफ जो पोस्टर लग रहे हैं वो निंदनीय है। मैं इसको ना तो अच्छा मानता हूँ, चाहे कोई भी हो, किसी भी दल का हो, चाहे कांग्रेस को या भाजपा को। अगर ऐसा कृत्य राजनेताओं के, बड़े नेताओं के इशारे पर हो रहा है तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और फिर सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री है, सरकार उनके हाथ में है। आप पता कराएं, और जो लोग भी दोषी हैं, जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। आपको लगता है कि अब व्यक्तिगत जो आक्षेप लग रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, या कोई ऐसा लग रहा है कि राजनीति एकदम निचले स्तर पर जा रही है आरोपों के लेकर? पूरी तरह से इस बात का मैं सच्चाई उजागर करता हूँ। शिवराज सिंह जी 18 वर्ष के कार्यकाल में अब जनता उनका चेहरा नहीं देखना चाहती, और उनकी नाव भारतीय जनता पार्टी की डूबने वाली है। आगामी चुनाव में नवंबर दिसंबर में होने वाला है। वो बेचैन है, परेशान है। कांग्रेस के पास कोई प्लान है इन समस्याओं से निपटने का? बेरोजगारी या लोगों के काम धंधे नहीं है तो कांग्रेस पार्टी चलेगी। 4 लाख पद खाली डाले हुए अभी तक शिवराज सिंह क्यों पड़े हुए हैं? क्यों उन्होंने कर दिया 30,000 पद बैकलॉग के आदिवासी इलाकों में? मोदी को ले जाके आदिवासी भाई के घर में किसी में खाना खिला रहे, कांसे की थाली में, सुराही में। ये नौटंकी करने का काम शिवराज सिंह अब प्रदेश की जनता के सामने नहीं चलने वाला। आपकी कलई खुल चुकी है, जनता तैयार बैठी है, लोहा गर्म है, हथौड़ा देना बाकी है। कौन देगा ये हथौड़ा? जनता, प्रदेश की जनता स्वयं दे रही है। चुनाव कांग्रेस से कम जनता और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव, शिवराज सिंह और प्रदेश की जनता के चुनाव है। आदिवासियों को लेकर बातें तो होती है, लेकिन आदिवासियों के जो नेता है वो कहते हैं कि ज़मीनी स्तर पर हमको इतना फ़ायदा नहीं मिलता, सिर्फ हमको राजनीति का विषय बना देते हैं पार्टी। नहीं, सवाल इसका है, अगर नहीं होता तो कहाँ भारतीय आदिवासी भाइयों का व्यापक समर्थन कैसे मिलता? अनुसूचित जाति जनजाति को कांग्रेस पार्टी ने संविधान में व्यवस्था की, उनको बराबर का सम्मान दिया। दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पेशा एक्ट बनाया ताकि आदिवासियों के पूरे अधिकार, वन अधिकार कानून वनों पर जो ऐसे दिया, मनमोहन सिंह जी ने दिया। कैसे कह सकते हैं हम आदिवासी भाइयों? बीजेपी कह रही कि पैसा तो हम लेकर आए, आदिवासी भाई बहनों को हमने अधिकार दिया। आप अगर पैसा एक्ट, तो एक्ट मेरे पास है, दिग्विजय सिंह ने पास किया, सरकार चली गई तो लागू नहीं कर पाए। आप 18 साल से क्या कर रहे थे? क्यों नहीं किया आपने पैसा एक्ट लागू? जबकि एक्ट तो पहले ही बना है, आपने नया कौन सा बना दिया? कोई एक्ट नहीं, केवल लागू करने का काम प्रचारित है, प्रचार किया। अगर पैसा एक्ट लागू कर दे तो 30,000 पद बैकलॉग के क्यों कहर पड़े? आदिवासी छात्रावासों में छात्रों को ड्रेस क्यों नहीं मिली? बच्चों को करीब 2 वर्ष से छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रही? और पूरा का पूरा घोटाला जो 3,500-4 हज़ार करोड़ के आदिवासियों का पैसा सरकार के अधिकारी और नेताओं ने, भाजपा ने गबन करके लूट लिया, और उसके दस्तावेज सतपुड़ा उसमें जलवा दिए, सबूत ही नष्ट कर दिए। इस तरह का कृत्य करेगी भाजपा, जो प्रदेश की जनता अब जो देख रही है। सतपुड़ा की आपने बात की, उसकी जांच कमेटी बैठी, जांच भी हुई, लेकिन बताया गया कि वो तो शॉर्ट सर्किट से या बिजली की वजह से कोई आग लगी। अच्छा, शॉर्ट सर्किट में लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी तीसरी मंजिल में। तीसरी मंजिल में सबसे कम नुकसान हुआ। इतने बड़ा भवन है, तीसरे के बाद चौथी, चौथी के पाँचवीं, छठवीं, पूरे करीब 50,000 के करीब फाइलें नष्ट कर दी। करीब 2,000 कर्मचारी वहाँ काम कर रहा था। ये पूरी साजिश है, षड्यंत्र है। जहाँ ये भ्रष्टाचार को, एक तो उसका स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों में भ्रष्टाचार, ठेकेदारी में भ्रष्टाचार, और कोरोना काल में जो स्टेथोस्कोप था वो करीब
700-800 का आता, चेक कंपनी का, बहुत अच्छी कंपनी है, वो आपने 11-11 हज़ार में ख़रीदा। दवाइयाँ खरीदनी, नर्सिंग घोटाले के माननीय ग्वालियर उच्च न्यायालय ने नर्सिंग घोटाले के CBI जांच कराई, जांच चल रही थी, जांच में 60 कॉलेज फर्जी पाए गए, सामने 50-500 मीटर भी नहीं होगा, वहाँ पुलिस का फायर ब्रिगेड थी। फायर ब्रिगेड क्या कर रही थी? आप सरकार में आप 18 साल से बैठे हुए हो, एक मशीन आई है आग बुझाने की 9 करोड़ रुपए की, उसका ड्राइवर भगा दिया आपने। बाकी की जो नगर निगम वगैरह के जो फायर ब्रिगेड थी, वो भाजपा के नेताओं के, मंत्रियों के ठेकेदारी में सड़क बनाने में, पानी छिड़कने का काम कर रही थी। सतपुड़ा भवन के विंध्याचल में आग लग चुकी, कलेक्ट्रेट में आग चुकी, जहाँ खाद्य बंटता था, फूड खाद्य मतलब बिना बटे दलिया, खर्चे करोड़ों रुपए उसका आंगनबाड़ी का और महिला बाल विकास का भुगतान हो गया फर्जी। उनके सब दस्तावेज जलाने के लिए वल्लभ भवन में सचिवालय में आग लगी। भाई कांग्रेस सरकार कहीं 50-55 साल रही, उनकी सरकार में उस समय आग क्यों नहीं इतने भवन जली? करीब करीब 2015 से लेके 2023 तक 16 बार आग लग चुकी है शासकीय, जहाँ महत्वपूर्ण दस्तावेज, जहाँ इनके घोटाले, लोकायुक्त की फाइलें, प्रमाण भ्रष्टाचार सिद्ध होने के दस्तावेज रखे हैं, उनमें आग लगती है। फिर अगर 2000 कर्मचारी उसमें बैठा हुआ था, कोई घायल नहीं हुआ, कोई परेशानी, कोई बेहोश नहीं हुआ धुएं से, अगर 20-20 फाइलें बगल में दाब के निकल आते तो शायद 8, 10, 12, 15 हज़ार फाइलें बच जाती। फिर आप साफ हो, आपकी नीयत साफ थी, तो मैं जब पहुँचेगा निरीक्षण करने अपने साथियों मित्रों के साथ जा रहा, क्यों नहीं जाने दिया हमें? हमने कहा भाई सबसे नीची मंजिल है, हमें देख लें, तो हो सकता है उस समय दस्तावेज आधे जले दस्तावेज मिल जाते, उनकी कलई खुल जाती। नहीं जाने दिया, पहरा लगा दिया पुलिस में, जैसे हम लोग आतंकवादी हों। कमलनाथ जी भी लगातार कहते हैं, अफसरों को भी चेतावनी देते हैं, तो क्या कांग्रेस सत्ता में आएगी तो भ्रष्ट अफसरों को जेल भेजेंगे? किसी भी दल का हो, चाहे भले ही हमारा भाई सगा क्यों नहीं हो, राजनीति कोई व्यवसाय नहीं है। राजनीति सेवा के लिए आए हम, राजनीति में हम देने के लिए आए हम, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों। और ऐसे लोग जो राजनीति में आके शासकीय अधिकारी जनता की सेवा के लिए आए हैं और प्रदेश के उनको सेवा के लिए लूट रहे हैं, प्रदेश की गाड़ी खून पसीने की कमाई गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, व्यापारियों के लूट रहे हैं, टैक्स के नाम पर हर जगह पूरी जेबें खाली कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करना चाहिए। मैं तो दृढ़ मत है, और मेरे जितना भी प्रयास होगा मैं ऐसे भ्रष्ट लोगों को सबक सिखाऊंगा। पूरा सहकारी आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 17-18 वर्ष में चारागाह की तरह पूरा चल डाला। आपका उपभोक्ता संघ, जिसमें सैकड़ों कर्मचारी, वो बंद हो गया। अभी उज्जैन होकर आए आप, सब आप देख कर आए, क्या लगता है आपको कि क्या रहा होगा उसमें? भगवान के नाम पर वोट कबाड़ने वाली पार्टी, लोगों को धोखा देने वाली पार्टी, भगवान के नाम को कलंकित करने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और उसे 300 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट था, वो 850 करोड़ कैसे पहुंच गया? और उसका सिद्ध हो गया। मैं गया, मैंने महाकाल के दर्शन किए, दर्शन के बाद मूर्तियाँ देखी, छोटी सी हवा चली, कोई बड़ा आंधी भी नहीं थी, तूफान नहीं था, सप्तऋषियों की मूर्तियाँ बेरहमी से उड़ गई और नीचे गिर गई। 12-13 जो मूर्तियाँ अभी लगी हैं, उन मूर्तियों में क्रैक आ गए। गेट के ऊपर गुम्बज लगा था, वो अपने आप बिना हवा के गिर रहा है। और उसी प्रकार जो मूर्तियाँ जो लगी हैं सप्तऋषियों की, एक मूर्ति की लागत 16-17 लाख है। और वही मूर्तियाँ उसी तरह की सिंधी समाज के लोगों ने भगवान झूलेलाल जी की लगाई है। वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 300 मीटर दूर होगी, वहाँ भी हवा चली। वो मूर्ति इतनी खूबसूरत है, मजबूती के साथ आज ही लोग दर्शन कर रहे हैं। तो महाकाल की मूर्तियाँ क्यों गिरी? वो तो कह रहे कि टेंडर कांग्रेस के कार्यकाल में जारी हुआ था। कांग्रेस के कार्यकाल में टेंडर जारी हुआ था। काम किसने कराया? आप क्या देख रहे हो? आपने भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया है, मूर्तियाँ कांग्रेस ने लगवाई हैं। जो सिंगस की जो भूमि है, जहाँ मेला लगता है 12 साल में, जो वहाँ के एक मंत्री मोहन यादव, जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो खेती की ज़मीन थी जिसको सैटेलाइट से सिंगस के लिए रिजर्व किया था,
वहाँ केवल किसान खेती कर सकता है, उस ज़मीन पे निर्माण नहीं कर सकता, मकान नहीं बना सकता, कॉलेज नहीं बना सकता। करीब 500 बीघा ज़मीन भारतीय जनता पार्टी RSS के लोगों ने, जिनमें मोहन यादव हैं, उन्होंने अपनी बहन के नाम, अपने नाम, परिवार के नाम की ज़मीन मास्टर प्लान में बदल दी। मास्टर प्लान बना के आवासीय और व्यावसायिक बना दी। जहाँ संत महात्माओं का अखाड़े लगते थे, जहाँ पार्किंग की जगह थी, अब आखिर इतना बड़ा देश का कुंभ जहाँ लाखों आदमी आता है 12 वर्ष में, कहाँ कुंभ कहाँ जाएगा, कहाँ लोगों की लेकिन व्यवस्था। ये बड़े आरोप लगा रहे हैं आप, ये किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं? वो तो कह रहे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे पास दस्तावेज हैं, गजट नोटिफिकेशन है कई वर्ष पहले का, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जे संघर्ष के लिए इतने सर्वे करवाएं कि जे संघर्ष के लिए रह रहे हैं, इनमें आप खेती कर सकते हो। लेकिन जब कुंभ लगता है तो सरकार उनकी क्षतिपूर्ति देती है 1 साल की। उसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ, अभी जो गजट हुआ है टाउन कंट्री प्लान का, उसमें उसका नाम क्यों है? पिछली बार ग्वालियर चंबल इलाके में जब सिंधिया जी साथ थे आपके, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पार्टी ने किया था। इस बार सिंधिया जी साथ में नहीं है, कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस के लिए? कांग्रेस की कोई चुनौती नहीं है। सिंधिया तो कांग्रेस के लिए घुन थे। जिस प्रकार दीमक लग जाती है लकड़ी में, घुन को चाट जाती है, उसी प्रकार सिंधिया ने कांग्रेस को घुन के रूप में शोषण किया है। जो तरह सिंधिया स्वयं और के स्वर्गीय पिताजी माधवराव जी 53 साल से टिकट बांटते हैं, संगठन में लाते हैं। 53 साल से नगर निगम क्यों हार रही थी? अगर आप इतने जनाधार थे, जहां आपका राज्य रहा है, आप अपनी जनता को अपना परिवार का मानते हो, 53 साल से क्यों हरवा रहे हो? अकेले सांसद आप क्यों बन रहे हो? बाकी की 4 सीटों में आप 1 सीट नहीं जिता पाए अलग से। जो इनकी इच्छा के विरुद्ध टिकट मिल जाए, पार्टी दे देती तो उसको खुलेआम ओपन हरवा। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में पहला एक ऐसा व्यक्ति था ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो लगातार उसकी इच्छा से टिकट नहीं मिले तो ओपन भी पूरे संगठन को लगा के हरवाने का काम करता था। और फिर इतने अगर ताकतवर थे तो अपना जो सांसद प्रतिनिधि था KP यादव, उससे 1.25 लाख से कैसे हार गए? ये तो सिंधिया तो केवल ज़मीनों पर कब्जा करना और करने का काम जो सरकार सत्ता में थी उसके साथ घुस के लाभ लेता है, और अपने प्रभाव का उपयोग करके सरकार के जब सिंधिया जी के प्रभाव के सरकार में मंत्री बनते हैं तो राजस्व मंत्री वे अपने इच्छा के अनुसार बनाते हैं। चाहे माधवराव सिंधिया हों और लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर, वो अपना नियुक्त आते ग्वालियर में, पूरे दस्तावेज बता दिए। 20,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति। इस तरह का कृत्य अगर कोई राजनेता करेगा तो ऐसे राजनेता निंदनीय है। और मेरा तो बस कांग्रेस में रहती ही हमेशा मतभेद रहा है। मैं इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया, हमेशा मुखालफत करता रहा। टिकट बंटवारे को लेकर सर्वे की बात सामने आती है। आप जैसे वरिष्ठ नेताओं की, दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं की राय टिकट के बंटवारे में कितनी प्रभावी रहेगी, कितनी मायने रखेगी? अब सवाल जहाँ तक टिकट है, कमलनाथ जी ने भी स्पष्ट कहा है कि हम सबकी राय लेंगे, सबकी राय से, स्थानीय कार्यकर्ताओं की राय से टिकट देंगे और सर्वे भी कराएंगे। सर्वे में भी जो नाम आएगा, और इसके अलावा राहुल गांधी जी हमारे नेता ने, उन्होंने भी अभी मीटिंग हुई थी पिछले महीने दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं की, उसमें तय किया है किसी कार्यकर्ता के साथ अन्याय नहीं होगा, जो जनाधार वाला होगा उसका पूरा अवसर मिलेगा। तो अकेले कमलनाथ जी और केंद्रीय नेतृत्व दोनों सर्वे की जो मेल मिलेगा उस हिसाब से टिकट देंगे। तो लगता है प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के चुनाव में बड़ा चेहरा होगी। प्रियंका के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? चेहरे तो सबके हो सकते होंगे, एक अकेला चेहरा नहीं वहाँ होगा कि भाई अब राहुल गांधी भी बागडोर संभाल रहे, वो भी यहाँ आएंगे। तो सामूहिक लोग से नेतृत्व करके चुनाव लेंगे। प्रियंका जी 10 जुलाई के बाद फिर मध्य प्रदेश में अपना दौरा करने वाली हैं। उन्होंने कह दिया 10 जुलाई के बाद हम फिर मध्य प्रदेश में बड़े बड़े संभागों में आके जनता से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। तो और राहुल गांधी जी पूरा देश का काम संभाल रहे हैं, वो भी मध्य प्रदेश में अछूते नहीं रहेंगे, वो भी मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ चुनाव में अपना अभियान चलाएंगे। एक फ़ोन कॉल आया था आपको कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी आपसे मिलना चाहते हैं, बाद में वो फर्जी निकला, क्या था उसका, कहाँ पहुँची, कुछ पता चला? लगभग शायद 20 या 22 जून की बात है। हमारे पास करीब शाम को एक व्हाट्सएप कॉल आया, वो कहा कि भाई आपको गोविंद सिंह जी बोल रहे हैं। मैंने कहा
तो आप मतलब राहुल गांधी जी और माननीय सोनिया जी ने आपको 24 जून को 10 जनपद में 10 बजे बुलाया है, आप उसमें पहुंचिए। तो मैंने कहा भाई इसमें आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आप तो व्हाट्सएप के अलावा सामान्य फ़ोन पर बात करिए। तो बोलता है कि मैं भाई मेरे फ़ोन टैप हो रहे हैं इसलिए मैं उस पर बात नहीं कर सकता। इसके बाद मैंने राहुल गांधी जी के जो काम देखते हैं, उनके कनिष्ठ सिंह जी उनके सहयोगी बनके उनका काम कर रहे हैं, उनको वहाँ लगाया, उनका फ़ोन उस समय नहीं लगा। उनका फिर दोबारा कुछ देर बाद फ़ोन आया, उन्होंने पूछा हाँ आपने फ़ोन किया था। मैंने कहा साहब हमने कहा आपने फ़ोन लगाया है, संदेश भेजा है कि 10 जनपद में राहुल जी और सोनिया जी ने हमें बुलाया है, तो क्या कोई एजेंडा है तो मैं उसकी तैयारी करके बातचीत करके आऊँ। बोले नहीं, यहाँ से तो कोई फ़ोन नहीं किया और मेरे पास बहुत शिकायतें आ रही हैं कई दिनों से, मेरे नाम से कई लोग फर्जी फ़ोन कर रहे हैं, ये फ़ोन लगातार है, मेरे यहाँ से नहीं किया गया और ऐसे लोगों को तो आप FIR पुलिस में दर्ज तो कराइए। आपने शिकायत भी दर्ज कराई तो नहीं पता चला? नहीं, मैंने अभी 3 दिन पहले ही भेजी है, अब जाएगा, जांच होगी। शिवराज की सरकार है, जांच कराए या न कराए उनके ऊपर है, क्योंकि जो उनकी अनुकूल होता है उसी की जांच कराती है। एक आखिरी सवाल है, सरकार बनाने को लेकर आप आश्वस्त हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं, कितनी सीटें कांग्रेस की आ सकती है विधानसभा चुनाव में? 2023 के नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनेगी और बहुमत इतना आ जाएगा कि कांग्रेस में कोई दूसरा सिंधिया पैदा ना हो सके। कितना आएगा, कुछ लगता है आपको कितनी सीटें आ सकती है? देखो, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ ना भविष्यवक्ता हूँ, लेकिन जो जनता में मैं जा रहा हूँ प्रदेश के दौरे में, वहाँ हमें विश्वास है कि जनता का भारी बहुमत हमें मिलेगा और इतना बहुमत मिलेगा कि सिंधिया जी जैसे लोग 1-2 भी आ जाए तो कांग्रेस की सरकार गिराने की हिम्मत नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब जितने खरे खरे बोलते उतनी बेबाकी से सारे सवालों के जवाब भी दिए और इस बात को लेकर आश्वस्त है कि कांग्रेस का इस बार इतना बहुमत आएगा कि चाहकर भी कोई उनकी सरकार को नहीं डिगा पाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको भी, नमस्कार।